हेलो डियर फ्रेंड्स। सो बेसिकली आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जीमान इफेक्ट का क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। सो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमान इफेक्ट। तो भाई क्लासिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि जीमान इफेक्ट होता क्यों है, उसके अंदर जो है वो तीन लाइंस परपेंडिकुलर व्यूइंग में क्यों दिखती हैं और पैरेलल व्यूइंग में दो लाइंस क्यों दिखती हैं, क्या वजह है इसके पीछे। तो इसे आइए समझने की कोशिश करते हैं और बेसिकली किस तरीके से जो गैप बिटवीन द लाइंस है वो ई बी बाई 4 पाई एम जितना आता है। तो ये चीज़ें भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हाँ, जीमान इफेक्ट में बेसिकली हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स के अराउंड घूमता है, मतलब एटम में न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। तो क्लासिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहा है, तो बेसिकली उसके ऊपर एक मतलब यानी कि कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से वो घूम रहा है। एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv0 स्क्वायर बाई आर है, वेयर v0 इज द स्पीड व्हेन यू हैव नॉट अप्लाइड एनी मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड बाहर से कोई अप्लाई नहीं किया है, तब जो स्पीड है बेसिकली वो वी नॉट है। कुछ तो स्पीड है जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस की चक्कर काट रहा है एटम के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के, मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी गई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का कोई डायरेक्शन फिक्स तो है नहीं, आप तो कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो भी कोई इशू नहीं है, ऐसी है तो भी कोई इशू नहीं है। बिकॉज अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मतलब इसके हिसाब से अगर टेढ़ी भी है, इसके हिसाब से अगर मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ी भी है, तो इसका ये कंपोनेंट तो है ही ना। एक कंपोनेंट तो ऐसे बना सकते हैं ना, सब परपेंडिकुलर, और एक पैरेलल बना सकते हैं। और यही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है जो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई की गई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कुछ ना कुछ असर तो देखने को आपको इसके ऑर्बिट पे मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बस पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल होगा तो फिर नथिंग विल हैपन, पैरेलल होगा तो नथिंग विल हैपन। बस खाली इतनी बात का बस ख्याल रखना है कि पैरेलल नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली अप्लाई कर दी गई। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो मोशन है, ये बिल्कुल एक करंट कैरिंग लूप की तरह ही तो है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन सपोज कि क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो भाई करंट एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। तो ये करंट कैरिंग लूप की तरह ही है ना, करंट कैरिंग लूप की तरह। ठीक है, करंट कैरिंग लूप वाला कॉन्सेप्ट तो हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि इट्स लाइक अ लूप, एक ये लूप है। अब इसमें हुआ क्या है कि जैसे आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप हैज चेंज्ड। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लूप के साथ एसोसिएटेड था, जो लिंक्ड था, वो चेंज हो गया। आपके मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अरे सिंपली लिसन। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक है ना, ऐसा स्टील की चूड़ी है, मान लेते हैं एक बैंगल है स्टील का। चूड़ी समझते हैं ना आप लोग, जो हाथ में पहनती हैं लेडीज, राइट। तो बेसिकली एक चूड़ी है स्टील की बनी हुई, एक मेटल की बनी हुई। यहाँ पर मेरे पास जो है एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ साउथ है। तो इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं। अब ये बात तो जाहिर है कि जब ये मैग्नेट दूर है तो इसमें से कुछ 5 लाइंस पास हो रही हैं। जब मैग्नेट को नज़दीक लाया जाएगा तो फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी इसमें से पास होने लगेगी, तो 7 लाइंस पास होंगी। तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। और एकदम दूर ले गए तो शायद एक ही लाइन पास होगी, एकदम दूर ले गए तो एक ही लाइन पास होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फ्लक्स होता है ना, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, है ना। जो गिवन एरिया है उसमें से जब लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं तो उसी तो फ्लक्स कहते हैं ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चूड़ी से पास हो रही हैं, तो अगर उसका नंबर बदल जाता है, तो नंबर जैसे ही बदलता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होता है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ये लेंज लॉ है। लेंजेस लॉ कहता है कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ को अभी फिलहाल तो आप वोल्टेज ही मान लीजिए, एक तरीके का वोल्टेज। सो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो कि उस डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से करंट उस डायरेक्शन में होता है कि आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे वो अपोज कर सके। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट बनती है। तो ये तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है।
इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ऑपोजिट बनती है, तो मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। तो लेंजेज लॉ के मुताबिक ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है इट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है, बेसिकली फ्लक्स जो बदल रहा है वक्त के साथ, उससे हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। और ईएमएफ ऐसा जनरेट होता है कि वो जो फ्लक्स का चेंज है उसे अपोज कर सके, फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब ये तो डिटेल्स सब 12th में आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, सो लेट्स नॉट गो इनटू मच ग्रेटर डिटेल इन दिस एंड लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। बस ऐसा समझ लीजिए कि पहले मैग्नेटिक फील्ड सपोज के अप्लाई हमने नहीं की थी एक्सटर्नली, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है तो फ्लक्स बदल गया है इस लूप से। अब जब फ्लक्स बदलेगा तो बेसिकली स्पीड बदलेगी, स्पीड बदलेगी, किसकी स्पीड बदलेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बदलेगी। फ्लक्स बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बदलेगी, बस इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड में फर्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड में फर्क पड़ेगा तो नया जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली वो हो जाएगा mv1 स्क्वायर बाई आर। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, उसी ऑर्बिट में, ये रेडियस चेंज नहीं किया है मैंने। देखिए इलेक्ट्रॉन है ना, ऑर्बिट ऐसे ही छोड़ के जा नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन उसी ऑर्बिट में रहते रहते उसकी स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी गई। मान लेते हैं कि इस तरीके से अप्लाई हुई है मैग्नेटिक फील्ड कि उसकी स्पीड बढ़ गई। लिसन, डायरेक्शन चेंज करेंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देंगे तो स्पीड घटेगी भी, वो भी एक सिनेरियो है। बट यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स अचानक में कहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ गया, मतलब पहले सेंट्रीपिटल फोर्स था एफ और अब सेंट्रीपिटल फोर्स F1, यानी कि कुछ तो बदलाव हुआ है ना, कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से तो आना चाहिए। तो भाई ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आता है Q इंटू वी क्रॉस बी इक्वेशन से। Q इंटू वी क्रॉस बी इक्वेशन से मतलब माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी इक्वेशन से। अब आप बोलेंगे सर ये है क्या, आप भूल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब एक चार्ज पार्टिकल जिसकी कोई स्पीड v है उसे मैग्नेटिक फील्ड b में रखा जाता है तो उसे इतना फोर्स महसूस होता है जिसे हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो है FL लिख दे रहा हूँ इसे मैं शॉर्ट में, यही तो आपको जो है एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो पहले से था, अभी क्यों था, क्योंकि भाई एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम अट्रैक्शन है और वो उसे घुमा रहा है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स था, इसका नाम था mv0 स्क्वायर बाई आर। लेकिन अभी इसी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन v स्पीड से घूम रहा है, उसका चार्ज e है और मतलब माइनस e है और मैग्नेटिक फील्ड b अप्लाई कर दी गई, तो उसे एडिशनल कुछ फोर्स महसूस हुआ है, एडिशनल फोर्स। तो एडिशनल फोर्स आया लॉरेंट से, तो यानी कि ये चीज़ बढ़ के ये चीज़ बन गई, है ना। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ, जो एक्स्ट्रा पार्ट हुआ, वही तो लॉरेंट्स फोर्स हुआ ना, वही तो लॉरेंट्स फोर्स हुआ। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में निटी ग्रिटीज में मत जाइए कि एग्जैक्टली बढ़ कैसे रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर मुझे अलग से और 10-15 मिनट डालना पड़ेंगे। बट इतना समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कभी स्पीड बढ़ा भी सकती है, कभी स्पीड घटा भी सकती है, स्पीड को अफेक्ट कर सकती है गारंटीड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोर्स है लॉरेंट्स फोर्स, इट इज ई इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे मुझे V1 लिखना पड़ा, और क्योंकि जब माइनस ई लिखना पड़ा बिकॉज चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई आएगा, और वेलोसिटी जो है बेसिकली वो V1 हो गई है। अभी जो वेलोसिटी चल रही है मैग्नेटिक फील्ड के आते ही वो V1 है ना, मैग्नेटिक फील्ड के आते ही वेलोसिटी जो है वो V1 है, ठीक है। तो फोर्स इतना फील हो रहा है, सेंटीमीटर फोर्स इतना फील हो रहा है, इस बात को जरा समझिए। इसकी वजह से स्पीड नहीं बढ़ी है, अरे स्पीड बढ़ गई है V1 ऑलरेडी लेंजेस लॉ से, स्पीड बढ़ गई है, लेंजेस लॉ से स्पीड बढ़ी है, ठीक है, क्योंकि उसने इंड्यूस ईएमएफ जनरेट किया है। लेंजेस लॉ से स्पीड बढ़ी है और उस स्पीड बढ़ने की वजह से सेंटीमीटर फोर्स बढ़ा है। तो जो एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स आया है वो बिकॉज ऑफ दिस लॉरेंट्स फोर्स आया है, इस बात को समझिएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई स्पीड कैसे बढ़ सकती है, क्या हो सकता है। जैसे मैं, चलिए अब आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, मुझे भी रहा नहीं जा रहा है, आप लोग कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे अधूरा छोड़ दिया। देखिए, ये देखिए, मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा घूम रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो करंट रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब यहाँ पर इस बंदे के गोल घूमने की वजह से
जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा ना वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक मोमेंट भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में बनेगी। ये किसकी वजह से बन रही है? ये जो करंट है ना इसकी वजह से बन रही है। इसे बी नॉट लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से ना होता है ना बाबा, आपको पता ही है, करंट कैरिंग लूप से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओके, अब एक मैग्नेटिक फील्ड अगर बेसिकली इसी डायरेक्शन में एक्सटर्नली अप्लाई कर दी जाए तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैं सी के अलॉन्ग अप्लाई कर रहा हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चलो एक्सटर्नल नहीं लिखता हूँ, खाली बी लिख देता हूँ, समझ जाना कि एक्सटर्नल फील्ड है। बी नॉट जो है वो पहले से ही बनी हुई है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करते ही होगा क्या, ये देखिए। आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसकी स्पीड v यहाँ पर है और उसका जो रेडियस है वो ये है ना। तो चार्ज जो है वो e है। तो अगर आप v क्रॉस b करने का ट्राई करें, अगर आप v क्रॉस b करने का ट्राई करें तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो है लॉरेंस फोर्स किस डायरेक्शन में मिल रहा है। लॉरेंस फोर्स किस डायरेक्शन में मिल रहा है, v क्रॉस b करते ही आपको जो है लॉरेंस फोर्स किस डायरेक्शन में मिल रहा है आप पता कर सकते हैं। लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है इस डायरेक्शन में। सो लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये लॉरेंस फोर्स ने एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स दे दिया ना, क्योंकि देखो सेंटीमीटर फोर्स तो पहले से भी था, अब एक और फोर्स सेंटर की तरफ आ गया। आप वी क्रॉस भी ट्राई कीजिए, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कीजिए, वी के अलॉन्ग हाथ रखिए और फिर उसके बाद में जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए तो अंगूठा जो आपका है सेंटर की तरफ आएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेसिकली बढ़ गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया तो वेलोसिटी भी बढ़ के v1 हो जाएगी। अरे पहले से सेंट्रीपिटल फोर्स था, ये एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो बेसिकली आपकी वेलोसिटी बढ़ के v1 हो जाएगी, v1 हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एफ नॉट से बढ़ के f1 हो जाएगी। तो जो एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स है f1 माइनस एफ नॉट होगा, ठीक है, f1 माइनस एफ नॉट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया भाई? लॉरेंस फोर्स ने प्रोवाइड किया। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमें लॉरेंस फोर्स ने प्रोवाइड किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी वन स्क्वायर बाई आर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, है ना, वी वन क्रॉस बी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को जो है परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो इस डायग्राम के मुताबिक तो दिख ही रहा है कि वेलोसिटी इज कमिंग आउट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन। वेलोसिटी बाहर आ रही है आपके कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन से और ये जो है आपकी मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन में है, कंप्यूटर की स्क्रीन के प्लेन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों जो परपेंडिकुलर हैं तो वी क्रॉस बी सिंपली वी बी बन जाएगा, है ना, वी बी साइन 90 यानी कि वी बी बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छा वैल्यू वाइज लेते हैं बाय द वे, वैल्यू वाइज, क्योंकि माइनस जो है ना वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि भाई फोर्स इनवर्ड है टूवर्ड्स द सेंटर है, नथिंग एल्स। तो सिंपली इसको ई वी बी ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका एम वी वन स्क्वायर बाई आर, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। अच्छा, अब जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको पता ही है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू न्यू, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी रहती है। वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड। एक बार एक गोले में, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर होता है? सरकमफरेंस जितना, 2 पाई आर जितना। और टाइम कितना लगता है? एक टाइम पीरियड जितना, तो 2 पाई आर/टी। इसी को हम 2 पाई आर न्यू लिख सकते हैं। सो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम इंटू 2 पाई आर न्यू 1 का स्क्वायर बाई आर माइनस एम इंटू 2 पाई आर न्यू 0 का स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू ई वी बी, है ना। इस तरीके से हमको चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे जो है हम कुछ चीज़ों को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे एक एक आर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर न्यू 1 माइनस m इंटू 4 पाई स्क्वायर आर इंटू न्यू 0, स्क्वायर भी आएगा, सॉरी स्क्वायर भी आएगा, इक्वल्स टू ई। अच्छा राइट साइड पे भी तो कुछ हो सकता है ना, वेलोसिटी की जगह पे हम
वहाँ पे क्या डाल सकते हैं? अच्छा बाय द वे वेलोसिटी वो v1 है, मैंने v1 लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, इट इज़ v1 वेलोसिटी है, तो इट ऑल्सो बिकम्स 2 पाई r न्यू 1 इंटू बी, है ना, 2 पाई r न्यू 1 इंटू बी। तो यहाँ से हम चीज़ों को कैंसिल कर सकते हैं। एक पाई जो है हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 जो है वो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला आर भी जो है हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है पाई न्यू 1 स्क्वायर माइनस m पाई न्यू 0 स्क्वायर इक्वल्स टू ई न्यू 1 बी, है ना, हमें ये चीज़ मिल रही है। ओके, अब मैं अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर देखना चाहूँ, तो न्यू 1 माइनस मतलब न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू 0 स्क्वायर अगर देखना चाहूँ, तो मेरा जो m पाई है वो कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ई न्यू 1 बी बाई पाई एम इस तरीके से हो जाएगा, राइट। ओह, मैं यहाँ पे 2 और 2 भूल गया, 2 बच रहा था ना कैंसिलेशन के बाद भी, तो 2 भी नीचे आ जाएगा, सो ई न्यू 1 बी बाई 2 पाई एम। अच्छा, अब अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करूँ, तो न्यू 1 स्क्वायर माइनस ई न्यू 1, एक सेकेंड, ई बी बाई 2 पाई एम न्यू 1 और माइनस न्यू 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। इस तरीके से एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो जब मैं कंपेयर करूँगा मुझे ए की वैल्यू सिंपली 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू मुझे माइनस ई बी बाई 2 पाई एम आ जाएगी, सी की वैल्यू मुझे माइनस न्यू 0 स्क्वायर आ जाएगी। आई होप कि आप सभी लोग समझ पा रहे हैं ये बात। अब जो इसका रूट होता है वो कैसा होता है? इसका जो रूट होता है वो होता है न्यू 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आई होप कि आपको पता है ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं। तो न्यू 1 इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस ई बी बाई 2 पाई एम प्लस और माइनस, देखो बी क्या था, माइनस बी बाई 2 पाई एम था ना, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा माइनस बी बाई 2 पाई एम का जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो वो माइनस तो हटा ही दीजिए ना, स्क्वायर हो गया है, तो मैं सिर्फ सिंपली ई बी बाई 2 पाई एम का स्क्वायर ही सिंपली लिख देता हूँ, माइनस को मैं भूल जाता हूँ। -4 इंटू 1 इंटू मेरा सी क्या है, माइनस न्यू 0 का स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 थी ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, सब परफेक्ट है। सो न्यू 1 इज इक्वल्स टू ई बी बाई 2 पाई एम प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई बी बाई 2 पाई एम का स्क्वायर, है ना। सो ई बी बाई 2 पाई एम का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 4 न्यू 0 का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ई बी बाई 2 पाई एम जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है ना, दिस कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल। सो न्यू 0 स्क्वायर के सामने ई बी बाई 2 पाई एम का जो स्क्वायर है ना, इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो देयरफॉर न्यू 1 बन जाता है ई बी बाई 2 पाई एम प्लस और माइनस 2 बराबर ही लिखा है ना मैंने, करेक्ट, 2 न्यू 0, हाँ राइट, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 न्यू 0 ही हो जाएगा, है ना, मैंने करेक्ट लिखा है, राइट। नहीं, मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने ये तो लिखा ही नहीं, इसके नीचे भी तो 2 है ना, देखिए 2 इंटू 1, इसके नीचे भी 2 है, तो इसके नीचे भी 2 आएगा, सो इट विल बिकम न्यू 1 इक्वल्स टू ई बी बाई 4 पाई एम प्लस माइनस न्यू 0, ठीक है। तो इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो इस तरीके से आएगा, यानी कि न्यू 1 माइनस न्यू 0 अगर मैं लेता हूँ, मतलब मैं इसका सिर्फ प्लस वाला पार्ट अगर लेता हूँ, तो प्लस वाला पार्ट जाके इधर माइनस हो जाएगा, न्यू 1 माइनस न्यू 0 इक्वल्स टू ई बी बाई 4 पाई एम आ जाएगा, और यही आपको लेना है, यही आपको लेना है। आप अगर न्यू 1 प्लस न्यू 0 ले लेंगे, मतलब अगर आपने इसका ये माइनस वाला पार्ट ले लिया ना, तो उधर जाके वो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा न्यू 1 प्लस न्यू 0,
और वो EB/4πm आ जाएगा, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज मैंने आपको अभी जस्ट 10 सेकंड पहले ही बताया कि EB/4πm, EB/4πm बोलो या 2πm बोलो, वो न्यू नॉट से तो बहुत ही छोटा है। अरे EB/2πm ही जब न्यू नॉट से छोटा है तो EB/4πm तो और भी छोटा होगा। तो आप बताइए ये कैसे हो सकता है कि न्यू नॉट और न्यू वन मिला के EB/4πm के बराबर हो? अरे ये बंदा इससे ही बहुत छोटा है, तो जब मैं इसमें कोई बंदा ऐड कर दूंगा तो कैसे EB/4πm के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिस इज एब्सर्ड रूट विच वी विल इग्नोर। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, वी इग्नोर दिस थिंग। सो दिस इज द आंसर दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन। सो यही वाला जो है दो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आया है वो EB/4πm के बराबर आया है, EB/4πm के बराबर आया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसी का ऑपोजिट सिनेरियो क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगी नहीं, स्पीड कम हो जाएगी। वो कैसे होगा? तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि वो अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट फिर किस डायरेक्शन में रहेगा? करंट रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट रहेगा क्लॉकवाइज सेंस में। तो जो इंटरनली जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है दैट इज B0, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज M, वो रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपने मैग्नेटिक फील्ड तो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया था, है ना? तो आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी आपने अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया था। अरे मतलब हमने ऐसा ज्यूम किया है ना, एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अरे कुछ एटम्स होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसका ऑपोजिट घूम रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना रहे हैं। लेकिन दोनों को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो तो यही दिया है ना। तो कुछ लोग पैरेलल हैं, कुछ लोग एंटी पैरेलल हैं, ठीक है? मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनल या इंट्रिंसिक या वॉटेवर जो मैग्नेटिक फील्ड कहना चाहो इसे, उसके मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल है एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब आप इसके ऊपर अब आप लॉरेंट्ज फोर्स निकालने जाओगे, अब आप अगर लॉरेंट्ज फोर्स निकालने जाओगे तो आपको आपको क्या करना है? E×B करना है ना, सॉरी V×B करना है, आपको V×B करना है। तो V×B करोगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है एक लॉरेंट्ज फोर्स आ जाएगा, मतलब एडिशनल। पहले से तो घूम रही है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, और अब लॉरेंट्ज फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और आ जाएगा तो वो क्या करेगा? मतलब जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसे घटाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को वो घटाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड को वो कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होके लेट से V2 हो गई। तो पहले जो स्पीड थी दैट वाज mv0² अब जो स्पीड हो गई, मतलब ये सेंटीमीटर फोर्स था पहले, अब सेंटीमीटर फोर्स कम हो गया है, इट हैज़ बिकम F2। पहले F था, अब F2 बन गया है। तो जो डिफरेंस इन सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने दिया? वो इस लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से ही हुआ ना। तो E×V×B की वजह से ही हुआ। हम लोग सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं, माइनस माइनस को नहीं लेना है। तो लॉरेंट्ज फोर्स EV2B है, E×V2B है, ठीक है? ओके, तो इस तरीके से होगा। अब देखिए, सुनिए मेरी बात। एक्चुअल में अब यहाँ पे है ना, थोड़ा सा एक मैंने मिस्टेक किया हुआ है डायरेक्शंस में, बट दैट शुडंट मैटर टू यू एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद बेसिकली है ना वैल्यूज़ पता करना है, ना कि डायरेक्शंस में घुसना है। अब आप बोलेंगे सर आपने क्या मिस्टेक किया है, हमें बताइए ज़रा डिटेल में। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ ना कि मैंने V×B किया, मेरा अंगूठा अंदर आया। मैंने यहाँ पे V×B किया, मेरा अंगूठा अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ। लेकिन एक्चुअल में तो जो मेरा फोर्स है वो माइनस ऑफ E×V×B है। तो अगर मेरा अंगूठा अंदर जा रहा है V×B से, तो ये माइनस की वजह से अंगूठा बाहर की तरफ जाना चाहिए। तो एक्चुअल में इस केस के अंदर वेलोसिटी घटनी चाहिए थी, इस केस में फोर्स ऐसा आना चाहिए था और ये ओरिजिनल फोर्स में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, और इस केस में वेलोसिटी घटनी चाहिए थी और इस केस में वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी। बट ठीक है, किसी केस में वेलोसिटी घटी है, किसी केस में वेलोसिटी बढ़ी है, बस इतना समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और नाम में क्या रखा है, उसको V2 बोल दो, इसको V1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, ठीक है? वो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ इतना आगे आने के बाद। सो लेट्स नॉट चेंज इट। ये तो बिल्कुल सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बना के दिया डायग्राम, आपको ऐसा कोई डायग्राम तो बनाना नहीं एग्जाम में।
आपको सिंपली ये समझना है कि एक बार आपको सिर्फ ये बोलना है, एक बार स्पीड बढ़ेगी और एक बार स्पीड घटेगी, और दोनों का कारण होगा ये लॉरेंस फोर्स। दैट्स इट। दोनों का रीजन ये लॉरेंस फोर्स ही होगा। ओके, यहाँ पे भी आप ऐसे घुमाते घुमाते जो है आप न्यू नॉट माइनस न्यू टू इक्वल्स टू ई बी बाई 4 पाई एम ला सकते हैं। यहाँ पे भी दो रूट्स आएंगे, न्यू नॉट माइनस न्यू टू और एक न्यू नॉट प्लस न्यू टू, जिसमें से आप इस वाले को इग्नोर कर देंगे। तो अभी वो तो साबित करने की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये आप कर सकते हैं भाई, इसमें वापस से न्यू नॉट वी नॉट की जगह पे क्या डालेंगे आप, 2 पाई आर न्यू नॉट, 2 पाई आर न्यू नॉट, और वी टू की जगह पे क्या डालेंगे, 2 पाई आर वी टू। समझ रहे हैं। तो वहाँ पे 2 पाई आर, सॉरी वी टू नहीं, न्यू टू, 2 पाई आर न्यू नॉट, 2 पाई आर न्यू टू, ऐसे करके आप डालेंगे, और यहाँ पे भी 2 पाई आर न्यू टू, और चीज़ों को कैंसिल करेंगे, यहाँ से वहाँ चीज़ें ले जाएंगे, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे, तो आपको इस तरीके का जो है सोल्यूशन आएगा। तो अब हमने वो साबित कर दिया कि बेसिकली जो तीन लाइंस बन रही थी, एक थी न्यू नॉट, एक था न्यू वन, एक था न्यू टू, तो इन दोनों के बीच का जो फ़र्क आया न्यू वन माइनस न्यू नॉट, वो भी ई बी बाई 4 पाई एम है, और इन दोनों के बीच का फ़र्क जो आया वो भी ई बी बाई 4 पाई एम है। तो हमने जीमान इफेक्ट का ये वाला पार्ट जो है साबित कर दिया, मैथमेटिकल पार्ट, कि जीमान इफेक्ट में किस तरीके से या फिर क्यों, या लॉरेंस फोर्स की वजह से या लेंजेस लॉ की वजह से हमें क्यों बेसिकली जो गैप है वो इक्वल मिलता है, और वो वैल्यू ई बी बाई 4 पाई एम क्यों होती है, ये हमने साबित कर दिया। अब मुझे सिर्फ है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ये भी देना है, ताकि कंप्लीट एक होलसम चीज़ मिल जाए। देखिए ये चीज़ हम लोग है ना अभी क्वांटम मैकेनिकली भी ड्राइव करेंगे, बट इसके आगे का पार्ट हम क्वांटम मैकेनिकली नहीं करेंगे, तो क्लासिकली तो मैं एटलीस्ट इसको होलसम बनाना चाहता हूँ। क्लासिकली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यों भला यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, पैरेलल व्यूइंग में 2 कंपोनेंट क्यों, परपेंडिकुलर व्यूइंग में 3 कंपोनेंट क्यों, ये मुझे आपको समझाना। तो भाई बेसिकली जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे लेट्स से एक्स डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है, फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस इज़ योर वाई डायरेक्शन, एंड फिर उस हिसाब से आपका जेड डायरेक्शन इसको ले लें। वैसे लेना तो इसी को चाहिए, बट चलिए मान लेते हैं उधर है जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड उधर है, ठीक है। वैसे इतना कुछ खास ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव जेड का कुछ असर पड़ेगा नहीं हमारे डिस्कशन पे, तो मान लेते हैं। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में लिया और आप कर रहे हैं परपेंडिकुलर व्यूइंग। परपेंडिकुलर व्यूइंग का मतलब आप अपनी नज़रें वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जमा के बैठे हुए हैं, तो यानी कि आप जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी आंखें यहाँ पर हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरफ जो रोशनी आएगी, इस तरफ जो लाइट आएगी, बेसिकली लाइट किसकी वजह से आ सकती है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है यानी कि जेड के अलॉन्ग वाला, है ना, जेड के अलॉन्ग वाला या एक्स के अलॉन्ग वाला, उसी मोशन की वजह से लाइट यहाँ पे आ सकती है। आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन का मोशन क्यों होगा जेड में, एक्स में या वाई में या कहीं भी क्यों होगा। देखिए एक एटम एक स्फेरिकल चीज़ है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो एटम के जो ट्रांजिशंस होते हैं दे आर रैंडम डायरेक्शन का ट्रांजिशंस, तो उनका पोजीशन वेक्टर लेट से आर है, विच कैन बी रिजॉल्व इनटू 3 पार्ट्स, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। तो एक्स वाई जेड में वॉट एवर जो भी डायरेक्शन आप लेना चाहें एक्स वाई जेड, आप उस हिसाब से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में जो लाइट आती है ना, वो इलेक्ट्रॉन के एक्स और जेड ऑसिलेशन से आती है। तो अगर लाइट आप वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, लाइट इन वाई डायरेक्शन अगर आप देख रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑसिलेशंस इन एक्स एंड जेड। एक्स वाले ऑसिलेशंस की वजह से, एक्स वाले ऑसिलेशंस की वजह से अगर लाइट आती है, या फिर जो जेड वाले ऑसिलेशन है उसकी वजह से आती है, ठीक है, बाकी किसी की वजह से नहीं आती। अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, ऑसिलेशन की वेलोसिटी, तो बेसिकली दोनों पैरेलल हो गए, फोर्स हो गया जीरो। तो यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी निकल रही है लाइट की एक्स ऑसिलेशन की वजह से, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड होने का, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और ऑसिलेशन का डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। तो फिर आपको इसीलिए एक कंपोनेंट न्यू नॉट अनडिस्टर्ब कंपोनेंट दिखता है।
एक कंपोनेंट न्यू नॉट आपको इसलिए दिखता है वो एक्स ऑसिलेशन की वजह से, क्योंकि एक्स में ही मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स का जो ऑसिलेशन है उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, लेकिन अगर एक ऑसिलेशन यानी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अलोंग है, तो फिर उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको अफेक्ट कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के डिसिलरेट होने का या इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेट होने का। इट ऑल डिपेंड्स। मुझे पता नहीं कि आप लोग इस बात को कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं, बट आप समझिए कि जेड के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन भी है, नेगेटिव डायरेक्शन भी है, जिसमें वेलोसिटी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली उसकी स्पीड बढ़ा भी सकती है, उसकी स्पीड घटा भी सकती है ऑसिलेशन की, और जो ऑसिलेशन की स्पीड होती है उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो लाइट की है वो बाहर आती है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। मैक्सवेल का यही कहना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट इज सेम। तो फिर स्पीड अगर बढ़ गई या कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी या कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो है प्लस माइनस डेल्टा वाला पार्ट आ जाता है। तो अगर डेल्टा न्यू थोड़ा सा अगर एडिशनल न्यू मिल गया तो आपको न्यू वन मिल जाता है ना, और अगर डेल्टा न्यू थोड़ा कम हो गया तो आपको न्यू टू मिल जाता है। तो इस प्रकार आपको तीन कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, इस तरीके से आपको तीन कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड के ऑसिलेशंस पे असर डाल रही है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स की कंपोनेंट पे असर नहीं डाल रही है, इसलिए आपको एक अनडिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी भी मिलती है। बट सपोज कि अगर आपने वाई डायरेक्शन में नज़र नहीं जमा के बैठे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही, जिसे हम कहते हैं पैरेलल व्यूइंग, तो आपकी आंखें जो हैं इसी डायरेक्शन में हैं। अब एक बात बताइए कि अगर एक्स डायरेक्शन में लाइट आ रही है, एक्स डायरेक्शन में रोशनी आ रही है, तो वो किन ऑसिलेशंस की वजह से आ रही होगी? इट इज़ ऑब्वियस कि अगर आपको एक्स डायरेक्शन में लाइट मिल रही है तो वो या तो जेड ऑसिलेशंस की वजह से है या वाई ऑसिलेशंस की वजह से। इन दोनों ऑसिलेशंस की वजह से ही लाइट जो है आपको एक्स डायरेक्शन में दिखेगी, एक्स डायरेक्शन में दिखेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड ना तो वाई के पैरेलल है ना तो जेड के पैरेलल है। पैरेलल नहीं है तो फोर्स जीरो नहीं है, तो अनडिस्टर्ब्ड कंपोनेंट न्यू नॉट नहीं दिखेगा, डिसअपियर हो जाएगा। और ये दोनों को अफेक्ट कर रहा है, और वो भी इक्वल इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन तो है नहीं कि वाई को प्रेफर करें या जेड को प्रेफर करें। तो बेसिकली ये दोनों को ही अफेक्ट कर रहा है। न्यू नॉट से इस दोनों की ही स्पीड या तो बढ़ा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है या फ्रीक्वेंसी घटा रहा है, एज पर द केस कि प्लस वाई में माइनस वाई में है, प्लस जेड में है या माइनस जेड में से कोई स्पीड चल रही है, लाइक दैट। तो उस वजह से आपको जो है ये दोनों डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी ही नज़र आने वाली हैं, बीच का कंपोनेंट गायब हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स दिख रहे थे, वहाँ पे आपको दो ही कंपोनेंट्स दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑसिलेशन के पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर है। सो मैग्नेटिक फील्ड जेड ऑसिलेशन को भी परपेंडिकुलर है, वाई ऑसिलेशन को भी परपेंडिकुलर है, तो आपको दोनों डिस्टर्ब्ड वाले ही दिखेंगे। अब ये बात याद रखना कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी ना, तो लाइट जो थी वो अनपोलराइज लाइट थी दोनों ही डायरेक्शन में, कि किसी भी डायरेक्शन में, बल्कि दुनिया भर के कोई भी डायरेक्शन ले लो, कहीं से भी देखो लाइट अनपोलराइज थी। मैग्नेटिक फील्ड के आते ही लाइट पोलराइज हो गई। अब बेसिकली वो पोलराइज यहाँ पे लीनियरली क्यों हुई, यहाँ पे सर्क्यूलरली क्यों हुई, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस, तो ये अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो बस इतना तो याद रखिए कि दो कंपोनेंट्स और तीन कंपोनेंट्स क्यों आ रही है मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्लासिकली, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी सिमिलर एक्सप्लेनेशन है, सो वी वोंट एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द सेम रिजल्ट ऑफ ईवी बाई 4 पाई एम, ये ऑब्टेन करेंगे नाउ यूजिंग द क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे हमने क्लासिकल यूज़ किया था, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिकली मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को